तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगातार 3 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया प्रीवियस ईयर का, और आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। जो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा गया है, वो सारा क्वेश्चन इसी साल का पूछा हुआ सवाल है, यानी 2024 का पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टैग भी लगा दिए हैं। सारा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप वहां से भी जाके समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि इस लेक्चर में हम हर एक क्वेश्चन को समय लेके समझेंगे। अगर आपको केवल आंसर से मतलब है तो आप वीडियो को स्किप करके, भगा करके और केवल आंसर देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को हम समझते हुए और तब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में, अब आपको पता है कि अगर कहीं चुंबक रखा हुआ हो तो उस चुंबक के कारण उसके चारों तरफ हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र पहले से कहीं उत्पन्न हो, जिस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पे बी दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका जिसका आवेश क्या है, ई है, वेग भी से अगर चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी सवाल जो जहां तक लिखा गया है, थोड़ा सा अगर इसमें हम समझें तो जो यहाँ पे हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से है। आप देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है कुछ इस प्रकार से है, और चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के समानांतर यानी इसी के पैरेलल, पैरेलल समझ रहे हैं ना, मतलब इसी लाइन में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जिसमें माइनस चार्ज होता है, हम लोग ये भी जानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति कर रहा है ना, तो क्या इस पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, उस बल का परिमाण क्या होगा, यानी क्या वैल्यू होगा? तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी हम आवेश को रख देते हैं, आवेश, यहाँ पे आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो किसी आवेश को रख देते हैं तो उस आवेश पे जो लगने वाला बल होता है, वह बल बराबर होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये फॉर्मूला होता है बल का। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप चाहें तो V और B दोनों क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है वस्तु, आवेश जिस वेग से गति कर रही है उसके वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। भी यहाँ पे देखिए, वस्तु का वेग जो है इस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वस्तु के वेग की दिशा के बीच अगर हम कोण देखें तो दोनों अगर पैरेलल है, तो इसलिए उन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम साइन 0, थीटा की जगह पे 0 रखें तो साइन 0 का मान होता है 0, और जो यहाँ पे हमारा बल आएगा वो भी हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसलिए हुआ क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अगर ये आवेश पैरेलल ना चल के कोई एंगल बनाते हुए इसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता तो उस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाला जो बल वो 0 नहीं होता। तो 0 क्यों हुआ ये समझ में आया, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमारा 0 हो गया। और थीटा का वैल्यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर थे। अगला सवाल, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? अब प्रकृति की जहां तक हम बात करें तो ये कह रहा है कि समान दिशा में समान वेग से, अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हम ले लें, 5 इलेक्ट्रॉन ले लें, और उन सारे इलेक्ट्रॉनों को हम एक समान दिशा में गति कराएं और समान वेग से गति कराएं। मान के चलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम समान दिशा से ऐसे गति कराएं तो हमको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों पे होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज होने के कारण ये समान वेग से भले ही गति करे, समान दिशा में भी गति करे, लेकिन इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये आगे बढ़ने के साथ साथ फैलते जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम समान दिशा में समान वेग से गति कराएं तो समान प्रकृति होने के कारण, उन दोनों पे माइनस चार्ज होने के कारण वो आगे बढ़ने के साथ साथ फैलते जाएगा। तो उसकी प्रकृति फैलने की प्रकृति हो गई,
और फैलने वाला जहाँ तक बात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। फैलने की जो प्रकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इसको अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैलना, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल जो है ये लिखा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, यानी कोई वृत्तीय कुंडली हो, चित्र यहाँ पे देख लीजिए, समझते चलते हम लोग। ये एक वृत्तीय कुंडली है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें धारा फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। तो मान के चलते हैं करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस प्रकार करंट गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जो इसके सेंटर पे, अब चूंकि हमको ये भी पता है ऑस्टेट के प्रयोग से कि किसी भी चालक पदार्थ में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आई धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होगा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको हम बताते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का। जिस भी दिशा में करंट फ्लो हो रहा है अपने दाहिने हाथ को ले लीजिए और उस दिशा में अंगुलियों को मोड़िए। क्या करना है बाबू, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है उस दिशा में अंगुली को मोड़ना है और अंगूठा आपका जिस तरफ डायरेक्शन देगा वही आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जब करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इस दिशा में अगर अंगुली को मोड़े, अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो तल के लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही यदि अगर हम क्या करें, इस दिशा को बदल दें, धारा की दिशा को उधर कर दें, हम यहाँ से इधर ना करके उसका डायरेक्शन उधर कर दें, तो दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे ले जाके मोड़ेंगे और ये थंब उधर इसका दिशा होगा, वो भी हमारा क्या होगा, लंबवत ही होगा। दोनों स्थिति में लंबवत होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कुंडली के तल में, ये गलत है, कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब जहां तक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा की बात हम लोग करते हैं तो ये जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, हर बच्चे को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक ये होता है, यानी टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन दोनों पे सोचना ही नहीं है क्योंकि ये तो मात्रक होता ही है। दूसरा बच गया एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, इसमें डाउट होता है, हमको सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को, बल जो है किसी आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला QVB, Q आवेश होता है, V उस आवेश की गति होती है और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहां से भी हम चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक निकाल सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे ध्यान देके समझे, F बराबर होता है QVB। यहाँ से अगर B का वैल्यू निकालें तो Q और V गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो F बटा Q और ये हो जाएगा V। क्या हो जाएगा, अब देखो F का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन। वेग आवेश को हम लोग I इंटू टी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे I इंटू टी लिखेंगे, तो I इंटू टी मतलब समय, अब समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड लिख देंगे, इंटू बच गया हमारा V मतलब वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया ऊपर न्यूटन और नीचे बच गया I और M, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक और मात्रक मिला चुंबकीय क्षेत्र का जो कि ये मात्रक होता है, तो ये वाला मात्रक हमारा नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र का, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको इसी में बताना था कि कौन मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में जो धारा फ्लो करती है उस धारा का मान किसके समानुपाती होता है। तो धारा का मान जो होता है उस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न होता है ना उसके समानुपाती होता है। विक्षेप मतलब गैल्वेनोमीटर अगर लगा हुआ हो तो उसमें जो विक्षेप होगा, सुई जो घूमेगी, जैसे मान लो किसी सर्किट में तुम गैल्वेनोमीटर लगा दिए हो, उस सर्किट में तुम धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो हमको पता है कि धारा प्रवाहित करने से गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा विक्षेप होगा। विक्षेप होने का मतलब हमको पता चल गया कि इसमें करंट फ्लो होने लगा, अगर नहीं होता तो ये जीरो रहता। तो इसका मतलब धारा जो फ्लो हो रहा है
वो गैल्वेनोमीटर के विक्षेप के समानुपाती होता है, और विक्षेप को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, 5 का ए। नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो आप देखिए, 6 नंबर सवाल है। सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में, जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, मतलब क्या जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदल जाएगा। पहला, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, और श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, फिर समानांतर में उच्च प्रतिरोध। तो देखो एमीटर जो होता है ना, वैसे ही एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना होगा तो फिर प्रतिरोध ही हमको कम करना पड़ेगा, तभी तो एमीटर में बदल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बढ़ जाता है, तो इसलिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध हम जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध हमारा कम होगा और वो बदल जाएगा हमारा एमीटर में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बात क्लियर है? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है प्रतिरोधों का, R = R1 + R2 + R3। ये हमारा है श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो कि प्रतिरोध के मान को कम कर देगा, और कम करेगा तभी तो एमीटर बन पाएगा, क्योंकि एमीटर का भी तो प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलो अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। सवाल ये है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एम पास वाले हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण जो कि टॉर्क, टाउ भी कहते हैं हम लोग, या टॉर्क कहते हैं, तो टाउ = जो होगा वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय आघूर्ण और इनटू में चुंबकीय क्षेत्र। ये आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, टाउ = M×B, जो कि ऑप्शन नंबर में हमको दिख रहा है ए। देखो कंफ्यूज करने के लिए बी को आगे कर देगा, एम को पीछे कर देगा, बी को आगे एम को पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सही है, गलत हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बी को आगे एम को पीछे कर दिया है, हमको लगेगा M×B या B×M दोनों सेम है, सेम नहीं है। जब आप तुम डायरेक्शन निकालोगे ना, जब डायरेक्शन निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए M से B तरफ जाओगे, M से B के तरफ जाओगे, अपनी उंगलियों को घुमाओगे, और यहाँ पे जब करोगे ना तो B से M की तरफ जाओगे, अपनी उंगलियों को घुमाओगे, तो डायरेक्शन बदल जाएगा। इसलिए डायरेक्शन के बदलने से इस पे इफेक्ट पड़ेगा, टाउ पे के मान पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये सही नहीं है, बल्कि ये M×B सही, M×B। धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति। अब क्या कर रहा है कि कोई धातु, क्या है, धातु के बने किसी गोलक, अब धातु का कोई पदार्थ है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में डाल के और गति कराओ, तो क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, क्योंकि पहले से चुंबकीय क्षेत्र बना है और इसमें किसी धातु को हम क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं, अप डाउन करा रहे हैं, तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र उस धातु पर क्या करेगा, बल लगाएगा। बल लगाने से धातु का जो गति होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ये तो पता ही आपको, यानी स्लो को यहाँ पे धीरा होगा और धीरे को यहाँ पे दिया है अवमंदित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, आप देखो जितना भी अभी तक सवाल करा है सारा सवाल 2024 का है, यानी इस चैप्टर से 2024 में लगभग 10 से 12 सवाल पूछा गया है। तो हो सकता है 25 में भी सवाल है, और ऐसे आप आज 1 जनवरी भी है 2025, तो नया साल आप सभी को मुबारक हो। चलो अब यहाँ पे नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम कामना करते हैं कि ये जो नया साल है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो और इसमें आपका रिजल्ट भी अच्छा है। 9 नंबर सवाल, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर, अब चुंबक आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर जो आघूर्ण होगा उस आघूर्ण का मान क्या होगा। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि एक चुंबक हम लेते हैं, एक चुंबक,
चुंबक हमको पता है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चुंबक की लंबाई भी सबको पता है, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई 12 होता है, ठीक है ना। अगर द्विध्रुव का मान हम निकालें, जैसे यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो m बराबर होता है एक तो इसका लंबाई 2l और इनटू में इन दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण, तो मान लेते हैं इसका परिमाण हमारा स्मॉल है तो स्मॉल m हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं, उसमें इसमें जो होता है ना, इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण जैसे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, P = Q × 2l। Q क्या, आवेश का परिमाण। तो यहाँ भी किसी एक द्विध्रुव का परिमाण जो कि स्मॉल m है और इनटू में 2l इसकी लंबाई। तो ये हमारा जो है गया एक चुंबक हो गया। अब कह रहा है कि इसी के समानांतर, चुंबक की लंबाई के समानांतर यदि इसको n बराबर टुकड़ों में काट दे, यानी इसका बहुत सारा टुकड़ा कर दे, तो टुकड़ा करने के बाद प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा, प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। तो देखो अब इसका एक और टुकड़ा मान के चलते हैं कि इसका हम 2 टुकड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब जैसे ही हम 2 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा हमारा यहाँ पे होगा और एक टुकड़ा हमारा यहाँ पे होगा। लेकिन हमको पता है कि चुंबक का कितना टुकड़ा करो उसका 2 पोल अपने आप निर्माण हो जाता है, यानी इसमें भी नॉर्थ, इसमें भी साउथ, इसमें भी नॉर्थ, इसमें भी साउथ। लंबाई भी हमारा इसका भी 2l और इसका भी 2l। बात यहाँ तक क्लियर है। दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 2l हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा ना, इसका जो शक्ति है, जो कि चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका कम हो जाएगा, यानी आधा कर दिए हैं। तो पहले m था यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा m/2, यहाँ भी हो जाएगा ये m/2। अब इसका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो m बराबर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण m/2 और इनटू में 2l, ये हो जाएगा m/2 यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान और इनटू में 2l, ठीक है ना। अब देखो ऊपर आपको क्या देख रहा है, m2l, और m2l जो है ये आप देख रहे हो आघूर्ण का मान है, यानी इस m2l के जगह पे हम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो कैपिटल m/2। यानी जैसे हम इसको 2 बराबर भागों में बांटे तो हमको क्या मान मिला, m/2। ऐसे ही 3 भागों में बांटेंगे तो m/3, 4 भागों में बांटेंगे तो m/4। वैसे ही हमको कितने भागों में बांटना है, तो n बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो हमारा मान क्या आएगा, m/n। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन हम नहीं लिख पाए हैं, ऑप्शन अगर होगा तो ऑप्शन में आप m/n टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अगला जो सवाल है वो हमारा 10 नंबर सवाल है। सवाल है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर। ध्रुव प्रबलता आपको पता है, किसी एक ध्रुव की जितनी प्रबलता, जितनी शक्ति होती है वो ध्रुव प्रबलता हो गई। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ का जितना शक्ति हो जाएगा वो एक ध्रुव प्रबलता हो गया। तो ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर यदि चुंबकीय विभव का मान पूछा जाए ना जी, तो चुंबकीय विभव का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला अगर देखो, ध्रुव प्रबलता की बात छोड़ दो, अगर हम विद्युतीय विभव की मान पूछे तो W बराबर हम लोग कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ये होता है Q/r। ये फॉर्मूला बनता है हमारा, विद्युत विभव की बात कर रहे हैं हम। तो वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण की बात होगा तो यहाँ पे नियतांक बदल जाएगा, 1/4 पाई के जगह पे हो जाएगा μ04 पाई। Q जो वहाँ पे आवेश होता था वो यहाँ पे ध्रुव प्रबलता m हो जाएगा, और r दूरी पर पूछ रहा है तो r हो जाएगा, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए। 11 नंबर सवाल, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t हो, t यहाँ पे देखिए लिखा है, तथा महत्तम चाल v हो, तो t किसके समानुपाती होगा। तो देखो वहां पे साइक्लोट्रॉन में जो आवेश घूमता है ना, साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज घुमाया जाता है, उस चार्ज का जो आवर्तकाल होता है ना, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। जैसे यहाँ पे दिया t प्रोपोर्शनल v, क्या आवर्तकाल वेलोसिटी पर निर्भर है, एकदम नहीं, निर्भर होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। यहाँ पे एक हमको v के ऊपर 0 दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 12 नंबर सवाल, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, एमीटर आपको पता ही है,
एम्पियर धारा का मान जो मापता है। शंट किया जाता है, शंट भी आपको पता है, शंट का प्रतिरोध एकदम कम होता है और एमीटर का भी प्रतिरोध एकदम कम होता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो परिपथ का प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि एमीटर का तो कम होता ही है, शंट हम उसमें और लगा दिए तो उसका भी प्रतिरोध कम होता है। तो पूरे जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो शंट लगाने से और उसका प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 13, थोड़ा सा 13 नंबर अलग सवाल है, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, घबराना नहीं है, इसको अभी हम बताते हैं। देखिए, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी कर दी है, यानी एक वृत्तीय धारावाही, एक वृत्त है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, और क्या, तथा धारा आधी कर दी जाए, धारा को आधा कर दिया जाए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखो, वृत्तीय धारावाही लूप में जो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, यानी एम का जो फॉर्मूला होता है, वो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से समझ लीजिए। एक तो हमारा हो गया उसमें धारा, एक तो हमारा उसमें करंट होता है जो उसमें हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी आई, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है हमारा एरिया, यानी एम बराबर होता है आई इंटू ए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई मतलब धारा, धारा को आधा कर देंगे तो I/2 हो गया। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, तो बराबर, अब यहाँ पे I/2 का I/2, पाई का पाई। अब आप देखो त्रिज्या को दोगुना किया जा रहा है, यानी आर से क्या किया जा रहा है, 2r, तो 2r, 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r, 2r का स्क्वायर 4r, तो 4 जो होगा वो 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 2r इंटू में आई इंटू में पाई। तो देखो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा अगर देखा जाए तो धारा आई इंटू सॉरी एम का मान जो आई इंटू ए था, लेकिन अब यहाँ पे दो आके बढ़ गया, दो बढ़ गया, चूंकि दो गुणांक बन गया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर त्रिज्या को हम क्या करें, दोगुना कर दें, धारा के मान को आधा कर दें, तो उसका जो होगा हमारा चुंबकीय आघूर्ण वो दोगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। 14 नंबर सवाल एकदम बच्चों वाला सवाल है, जो आप लोगों को अभी हम तुरंत बताए थे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से आवेश को गति कराया जाए तो वहां पे जो लगने वाला बल होता है वो होता है हमारा QVB। QVB अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो Q बाहर निकलेगा और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, या ये ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको बताए थे, टेस्ला तो होता ही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बस यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया है, टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला भी तो ऐसा यूनिट होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट होता है, तो केवल यूनिट बदल देने से मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। जैसे मान के चलो कि अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल हमारा 1 न्यूटन है, और 1 न्यूटन को हम चेंज करके 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें, तो क्या मान बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, यूनिट ना चेंज कर रहे हैं, न्यूटन के जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ भी एक ही होगा, वहां भी एक ही होगा, इसलिए टेस्ला का जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर ले लेगा, अब 5 का 5 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो हमारा 16 नंबर, अब यहाँ पे लॉरेंज बल की बात किया जा रहा है, पूछ रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल पहले आपको समझा दें हम कि चुंबकीय बल तो ठीक था, F बराबर QVB होता था, लेकिन लॉरेंज बल होता है कि अगर किसी आवेश को हम रखें और ऐसे जगह पर रखें जहां पे पहले से चुंबकीय क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी हो, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो उस वस्तु पे फोर्स लगाएगा उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। बात क्लियर है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, पहले विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा तो वो बल किसके बराबर होगा, F बराबर Q इंटू E। उसके बाद विद्युत क्षेत्र के बाद इसको हम इलेक्ट्रिक क्षेत्र बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक क्षेत्र बल लगाएगा जिसको FM नाम दे रहे हैं, और FM जो होगा वो बराबर होगा QVB के। ये दो को बल लगेगा उस आवेश पे, और जब इन दोनों बलों को हम जोड़ देंगे तो लॉरेंज बल हो गया। ठीक है ना, तो दोनों बलों को हम जोड़ देते हैं और देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो चलो देखो, जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा देखो QE प्लस ये हो गया QVB,
तो आप देखो Q दोनों में है तो कॉमन कर सकते हो, यहाँ बचेगा E प्लस यहाँ बचेगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन पहले ऑप्शन में दिख गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला सवाल देखो 17 नंबर सवाल। क्या सवाल है, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखो सेम सवाल है, उसी को तो लॉरेंज बल कहते हैं ना, कि जो चुंबकीय क्षेत्र में भी हो और विद्युत क्षेत्र में भी हो और दोनों जो उस पर बल लगा है, तो इसी को तो कहते हैं हम लोग लॉरेंज बल। सवाल दोनों सेम है, लैंग्वेज बदल दिया है, तो इसका भी आंसर यही होगा। देख लो कौन से ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा कहाँ से निकालोगे, तुम चाहो तो हम डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा, हम आपको निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा निकालने से पहले एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है, F बराबर होगा QVB, F बराबर होगा QVB। यहाँ पे B चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ से अगर चुंबकीय क्षेत्र का एक और फॉर्मूला निकालें तो QV को इधर कर देंगे तो F बटा QV। F होता है हमारा न्यूटन इसका मात्रक, Q को अगर हम देखें तो Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I का फॉर्मूला Q बाई टी, तो Q बराबर टी आके इधर गुणा हो जाएगा I इंटू टी, तो I का I रहने देते हैं, क्योंकि I का बीमा तो I ही रहेगा। T को हम लिख लेते हैं टाइम को अगर हम सेकंड लिखें मात्रक के रूप में। अब बच गया V मतलब वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ पे आ गया न्यूटन का बीमा होता है MLT-2, ठीक है, I का बीमा I रहेगा, और फिर यहाँ पे मीटर है, मीटर का बीमा L से L कट गया, I नीचे ऊपर चला जाएगा तो -1, M पहले से ऊपर है, L से तो L कट गया, तो बच गया हमारा T-2, तो I-1 फिर M और फिर T-2, तो I-1 फिर M और L का पावर 0, मतलब L का कोई बीमा ही नहीं है, तो देखो L का बीमा नहीं है, तो चाहो तो 0 तुम लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसमें क्या क्या है, इस 0 को तुम हटा भी सकते हो, तो I-1 M T-2। 18 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसमें धैर्य रखिए, 2-3 मिनट समय लेंगे, हम इसको समझा देते हैं। देखो सवाल है कि वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है, और वृत्ताकार लूप यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ऐसे हमारा बनता है वृत्ताकार लूप, इसकी त्रिज्या r है। आप तो यहाँ पे जो है इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं r, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो देखो अगर कोई लूप हो, करंट मान लेते हैं ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर कोई लूप है तो उस लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है, वृत्ताकार लूप में करंट फ्लो होने से वहां पे अगर उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है, केंद्र की बात कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो B बराबर B जो हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 बटा में 4 पाई 2 पाई NI, और बटा में हमारा त्रिज्या जो होगा वो R हो जाएगा 2 पाई। ये तो हमारा नियतांक होता है, n जो होता है फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या 1 से अधिक है तो n का मान रखिए, नहीं तो 1 ही है, फेरों की संख्या तो 1 रखिए। I करंट है और R त्रिज्या होती है। ये हो गया केंद्र के लिए, सेंटर के लिए यहाँ पे सेंटर C लिख देते हैं सेंटर के लिए। लेकिन अगर केंद्र से दूर की बात कर रहे हैं, कुछ दूर इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट हो, और यहाँ पे अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, मान लेते हैं P पॉइंट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला बदल जाता है। देखो केंद्र से दूर, उसके लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं। केंद्र से दूर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B का जो फॉर्मूला होगा μ0 बटा 4 पाई, ये तो नियतांक हमारा रहेगा ही, बराबर इंटू में हो जाएगा 2 पाई NI R का स्क्वायर, ऊपर देखो ऊपर R का स्क्वायर, और नीचे जो होगा वो होगा हमारा त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ये जितना दूरी तुम लिए हो, जितना मान लेते हैं अगर ये दूरी सेंटर से x है तो x का स्क्वायर और पावर में 3/2, ये फॉर्मूला आ गया। 2 फॉर्मूला आपको बता दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आपको बहुत सारा टॉपिक क्लियर होते चलेगा।
अगर सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे लूप में तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई एन इंटू आई, सेंटर से दूर कितने दूर पे है तो म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो एक्स का मान हमको निकालना है, हमको बताना है कि वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूर पर, केंद्र से कितना दूर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बटा 8 होगा। इसी x का मान निकालना है, कितना दूर पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो b बटा 8 होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो केंद्र से, ये देखो केंद्र से दूर ये वाला चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है और इसका मान दिया है b बटा 8। तो इस b के जगह पे आराम से लिख सकते हैं b बटा 8 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई और ये जैसे है वैसे सब उतार लो, 2 पाई एन आई आर स्क्वायर और नीचे हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 3 बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो ये जो b है, इस b का मान तो हमको पता है, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई बटा में आर। तो इस b के जगह पे लिख लेते हैं हम 1 बटा 8 को इधर कर लेते हैं, इसके जगह पे लिख लेते हैं म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई बटा में आर बराबर ये वाला वैल्यू है तो इसको फिर लिखो एक बार, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू में 2 पाई एन आई आर स्क्वायर और बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बटा 2। अगर देखो म्यू नॉट 4 पाई इधर भी है कट गया, 2 पाई एन इधर भी है, 2 पाई एन आई तक है तो आई भी काट लो, ठीक है ना। अब इधर जो है हमारा, इधर हमारा क्या बचेगा 1 बटा 8, आर भी है यहाँ पे तो आर को उधर भेज देते हैं तो आर क्यूब हो गया इधर और बटा में हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और पावर में 3 बटा 2। बात यहाँ तक क्लियर है हमारे ख्याल से। अब देखो यहाँ पे आर क्यूब 3 दोनों में है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 3 बटा 2। अगर इस 3 को हम इधर भेज दें, 3 को इधर भेज दें, यहाँ से हटा दें तो ये तो हट गया और इधर आ जाएगा रूट, वो भी क्यूब वाला रूट। क्यूब वाला रूट का मतलब 3 बार कोई अंक रूट के अंदर होगा तो बाहर निकलेगा तो 1 बार। तो इसका रूट निकालेंगे तो ये तो 1 बटा 2 हो गया। इधर हमारा आर हो गया क्योंकि हम क्यू को उधर कर दिए, इधर हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 1 बटा 2। बात जहाँ तक है क्लियर होगा हमारे ख्याल से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा हमारा 2r, 2 में r से गुणा होगा 2r और इसमें जाके 1 से गुणा होगा तो यही होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो हमको पता है 1 बटा 2 जब हटा देंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्योंकि रूट को हटाने पर ही हमारा उसका मान 1 बटा 2 आता है। अब अगर रूट को हम चाहे तो इधर करेंगे तो रूट बराबर किधर आता है तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होने के कारण ये 2 दूना हो जाएगा 4r का स्क्वायर, इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा तो 4 में से एक बार घट जाएगा, 3r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब फिर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में होगा तो x बराबर हो जाएगा √3r स्क्वायर और चूंकि आर स्क्वायर 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 अकेले है तो √3 और इंटू में r। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए x का वैल्यू आ गया √3 इंटू में r, यानी इतना दूरी पर √3 इंटू r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान b बटा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा 20 नंबर। अब आपको जितने भी सवाल दिख रहे हैं इसमें किसी भी सवाल में हमको मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं, ये सब आसान सवाल है, एग्जाम में पूछेगा। अब ये बायो सावर्ट का नियम का सदिश समीकरण पूछ रहा है, यानी वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, dB = म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई dl इंटू वेक्टर r। ये देखो r कैप जो है, r कैप जब आके मल्टीप्लाई हो गया तो वेक्टर फॉर्म बना देता है किसी भी समीकरण को, तो कैप r बटा r का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, इधर देखने की आवश्यकता नहीं। अब धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण, अब धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण जो इसके पीछे आपको सवाल बताए थे कि धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा का मान अगर
क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए और त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे चुंबकीय आघूर्ण का, M बराबर I इंटू ए, M बराबर I इंटू ए। यदि उसमें फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे आप n भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा चुंबकीय आघूर्ण का, M बराबर NAI या NIA, जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए। अब वोल्ट मीटर क्या मापता है वोल्ट मीटर, ए मीटर सवाल पूछे, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है, इसमें सोचना ही नहीं है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, देखो अगर आदर्श ए मीटर पूछता है, केवल ए मीटर अगर आया, ए मीटर का प्रतिरोध तो बहुत ही कम, लेकिन अगर आदर्श ए मीटर पूछता है तो उसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, इसलिए इसका शून्य। देखो अगला सवाल आ भी गया, ए मीटर का प्रतिरोध, ए मीटर का प्रतिरोध कम, लेकिन आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो देखो कहीं भी शंट लगाया जाए, कहीं भी, तो समझो वहां पे प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है सवाल, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, अब यहाँ पे अलग सवाल है, अब प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, इसकी माप सीमा क्या होगी, यानी जो वहां पे एमीटर है उसको जो धारा मापने की सीमा है वो क्या होगी, तो धारा मापने की सीमा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि शंट लगाने से प्रतिरोध कम हो जाएगा और धारा की मापने की सीमा बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए। अब निम्न में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक, ये डायरेक्ट आपका फर्स्ट वाला जो 5 को लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे उसी में का सवाल है। हम बताए थे कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा है ना वो विक्षेप के समानुपाती होता है, और ये जो विक्षेप जब प्रोपोर्शनल हटता है ना तो यहाँ पे आता है एक नियतांक के, और के का जो नियतांक होता है वो होता है CNAB इंटू में थीटा, जो कि ये हमारा नियतांक का वैल्यू होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये नियतांक का मान होता है C/NAB गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब इस चैप्टर का मात्र 2 प्रीवियस ईयर सवाल बच चुका है, जो कि लिख चुके हैं हम 27 और 28 नंबर, यानी लगभग 28 क्वेश्चन अभी तक पूछा है 2009 से लेकर और 2024 तक, और इसी साल 10 क्वेश्चन आया है। सोच लीजिए, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में महत्व बढ़ा दिया है। सवाल नंबर 27, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक है। अभी आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, सॉरी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए सवाल बताए थे कि समानांतर क्रम में हम लोग किस प्रकार का संयोजन करते हैं, तो निम्न प्रतिरोध का, क्योंकि एमीटर तो ऐसे ही निम्न प्रतिरोध होता है। अब सेम उल्टा सवाल, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना हो तो निम्न की जगह उच्च हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब 28 नंबर, चुंबकशीलता की जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2I-1। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं चैप्टर 5 का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।